मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली यूनिट चल रही थी उसके अंदर अपना चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेशिता। उसमें दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स करवा दिए थे आपको। थर्ड टाइप का कॉम्प्लेक्स है वो रहेगा आपका MAA X2 Y2 टाइप कॉम्प्लेक्स, ये रहेगा आपने, ठीक है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में, उसके अंदर रहेगा अपना MAA X2 Y2 टाइप कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर M रहेगा कोई केंद्रीय धातु परमाणु, AA एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है जिसकी A संख्या एक ही है। X2 ये एक मोनोडेंटेट एकल दंतुक लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है। Y भी एक एकल दंतुक लिगेंड है लेकिन ये अक्ष से क्या है, डिफरेंट है, अलग है, इसकी संख्या भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर धातु की जगह लिख लिया कोबाल्ट, द्विदंतुक लिगेंड की जगह लिख लिया EN, X2 की जगह हम लिख लेंगे NH3 यानी NH3 एक मोनोडेंटिक लिगेंड हो गया जिसकी संख्या 2 होगी, और एक हम लिख लेंगे क्लोरीन जिसकी संख्या भी हम 2 लिख लेंगे। आ गया समझ में? एक्स और वाई दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक्स की जगह NH3, वाई की जगह Cl आ गया, और यहाँ पे लिख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। ये है, ये इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। अब इसका IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम किस क्या लिखा जाएगा, एथिलीन डाइएमीन E, एमीन का एक, क्लोरो का C, तो पहले ये आएगा तो इसमें लिखा जाएगा डाइएमीन डाइक्लोरो एथेन, एक ही संख्या तो 20 नहीं लिखेंगे, केवल एक ही है एथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद में मेटल है वो यहाँ पे लिख दें, नीचे लिख देते हैं अपन कोबाल्ट। थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे लिख देंगे 9। थर्ड क्यों आया है, क्योंकि इसको मान लेंगे हम अक्ष, प्लस में 0 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 0, इसका भी 0 है, प्लस में 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो अक्ष -2, ये 0, ये 0, 2 को -1 से गुणा किया, -2 इज इक्वल टू +1, अक्ष इज इक्वल टू -2 इस साइड जाएगा, प्लस का 2 बनेगा, तो +2 और +1 कितना हो जाएगा, +3, तो +3 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ये रहेगा आपका MAA X2 Y2 टाइप कॉम्प्लेक्स। अब हम ये बनाएंगे इसके अंदर कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है किस प्रकार से शो करेगा, तो इतना लिख लिया हो इसके अंदर। लिख लिया होगा ना नाम वगैरह। नेक्स्ट देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से शो करेगा, तो यहाँ पे हम बना देते हैं कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी इसकी। क्या लिखा होता है, CO के साथ में 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन सेकेंड क्लोरीन, 2 NH3 थे, एक NH3 सेकेंड NH3, और एक था एथिलीन डाइएमीन जिसको हम इस प्रकार से शो करेंगे, ये बन गया, ठीक है। अब इसका जो मिरर इमेज बनेगी दर्पण प्रतिबिंब, ये क्या है, इसका मिरर लगा दिया बीच में, मिरर इमेज ही तो बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो देखो किस प्रकार से बनेगा, कोबाल्ट है, क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ो, इस बॉन्ड को, N और N के बीच वाले इस बॉन्ड को पकड़ा, इस साइड ले आए, इस साइड ले आए, तो ये तो हैं वो यहाँ पे आएंगे और ये वाले हैं वो इस साइड आ जाएंगे। देखो इसके अंदर भी हम 6 बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 रहेगा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, यही बनेगा सेम। तो इसको ऐसे ले जाएंगे, ऊपर Cl नीचे NH3, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ Cl है और यहाँ पे NH3 है। ये वाला खींच के ले जा रहे हैं, ये वाला खींचा, यहाँ से पकड़ा और यहाँ ले आए, यहाँ रहेगा ये, तो नाइट्रोजन और ये जब इस साइड ले आएंगे तो ये दोनों, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये इस साइड आएंगे, ये बन गया
Cl ऊपर और ये NH3 नीचे, ये बन गया इसका आइसोमर। ठीक है, एग्जाम्पल था आपका CO En NH3 2 Cl2 पॉजिटिव। इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। इसको ऐसे उठाओ, इसके ऊपर रखो, पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा क्योंकि इसको उठा के दोनों साइड से यहाँ रखेंगे तो En इस साइड निकल आएगा, जबकि इसमें En क्या इस साइड है। लेकिन इसको जब मिरर में देखोगे तो ये वाला दिखाई देगा और इसको मिरर में देखोगे तो ये वाला दिखाई देगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो ये रहेगा आपका एग्जाम्पल, इस प्रकार से इसमें दर्पण प्रतिबिंब है वो बनते हैं। बनाए इसको, इसके साथ ही अपनी ये जो आइसोमेरिज्म वो कंप्लीट हो जाएगी। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसह संयोजक यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत। उपसह संयोजक यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत, या ये भी बोल सकते हैं हम कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल हैं उनका संयोजकता बंध सिद्धांत। एक ही बात रहेगी, चाहे तो हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का संयोजकता बंध सिद्धांत बोलें और चाहे हम इसको संक्रमण धातुओं के संकुलों है का संयोजकता बंध सिद्धांत बोले, एक ही बात है। देखें इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी है ये, ठीक है। वीबीटी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए या संक्रमण धातुओं के संकुलों के लिए। अब सबसे पहले आएगा कि वीबीटी दी किसने थी। तो जो नॉर्मल वीबीटी होती ना संयोजकता बंध सिद्धांत, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे, वो वीबीटी जिस साइंटिस्ट ने दी थी वही वीबीटी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दी थी। तो देने वाला साइंटिस्ट गिवन बाय, देने वाला साइंटिस्ट रहेगा यहाँ पे पोलिंग। जो पोलिंग नाम का वैज्ञानिक था उसने ही नॉर्मल वीबीटी दी थी, उसने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वीबीटी है वो दी थी। तो इसमें फर्स्ट लाइन ये लिखी जाएगी कि उपसह संयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। कब दिया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पूछा जाता है। इसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी जाएगी कि उपसह संयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इतना लिखने के बाद में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट इसके कि पोलिंग ने अपने इस सिद्धांत में जो इसने उपसह संयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत दिया था उसमें इसने क्या क्या बताया था, वो क्या क्या बताया था इसने, वही इस सिद्धांत के क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स रहेंगे। ठीक है, पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामितीय संरचना और इनके जो विभिन्न गुण होते हैं उनको समझाने के लिए जो ये वीबीटी दिया था संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके लिए जो बातें बताई थी वो यहाँ पे पोस्टुलेट के नाम से लिखी जाएंगी, जिसको हिंदी में लिखा जाएगा अभिग्रहित। ठीक है, तो 4-5 पोस्टुलेट थे इसके अंदर, 4-5 बातें बताई थी पोलिंग ने पीपीटी के अंदर, वही क्या कहलाएंगे, इसके पोस्टुलेट्स हैं वो कहलाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे आप पीपीटी के अभिग्रहित पोस्टुलेट्स। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट में आएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास रिक्त द्विकक्षक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये उपसह संयोजक यौगिक बनते समय लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को इन द्विकक्षकों में ले लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या रहेगा इसका
कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उपसह संयोजक यौगिक बनते समय लिगेंड के द्वारा उपसह संयोजक बंध से दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ये धातु परमाणु या आयन अपने रिक्त डी कक्षकों में ले लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर ये रहेगा कि धातु परमाणु के पास रिक्त डी कक्षकों की संख्या या रिक्त कक्षकों की संख्या धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। जितने धातु के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही धातु का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको यही लिखना है। इतना लिखने के बाद कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों की संख्या या रिक्त कक्षकों की संख्या धातु के उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। ये रहेगा आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद देखें सेकंड पोस्टुलेट क्या रहेगा। फर्स्ट लिख लिया होगा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट लिखेंगे अब इसके अंदर। तो सेकंड पोस्टुलेट रहेगा अपना, सेकंड में लिखा जाएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उपसह संयोजक यौगिकों में, उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में संकरित होकर सेम एनर्जी और सेम शेप वाले कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट में आएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के ये रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति वाले कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा समान आकृति और समान ऊर्जा वाले कक्षकों में परिवर्तित होंगे? तो प्रोसेस रहेगी आपके हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के ये रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा व समान आकृति वाले कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जो समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षक बनेंगे, अब ये जो संकरित कक्षक बनेंगे वो विभिन्न ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इतना लिखना आपको कि बनने वाले समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले कक्षक हैं वो एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक क्रिस्टल का निर्माण या यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे संकरण, टेबल बनेगी सेकंड वाले में हाइब्रिडाइजेशन, संकरण लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शेप या जो ज्योमेट्री बनेगी उसको लिखेंगे, शेप भी बोल सकते हैं और ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम एक एक क्या लिख देंगे, इनके एग्जाम्पल है वो लिख देंगे। देखें इसके अंदर कितना लिखे, आप टेबल बनाइए। बना ली होगी टेबल, ये बन गया आपकी टेबल। तो हमने बताया था शुरुआत में कि जो सह संयोजक यौगिक बनते हैं उनमें मुख्य रूप से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले बनते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले बनते हैं। 4 वाले में भी दो प्रकार के बनेंगे कि दोनों में संकरण और ज्यामिति क्या रहती है, अलग अलग रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और संकरण हो सकता है sp3 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में संकरण है वो dsp2 भी हो सकता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में संकरण भी दो प्रकार का होता है लेकिन ज्योमेट्री सेम होती है, इस कारण से हम एक जगह लिख लेंगे d2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। तो जब sp3 संकरण होगा तो ज्योमेट्री रहेगी आपके टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 संकरण dsp2, ज्योमेट्री रहेगी आपकी स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे संकरण D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, दोनों के अंदर ही सेम ज्योमेट्री रहेगी और उसका नाम रहेगा आपकी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक की। एग्जाम्पल देखें, इसमें आ जाएगा NiCO4, स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल हो जाएगा NiCN4 -2, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CONS36। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैन एक एक एग्जाम्पल लिखे हमने तीनों के, ठीक है। तो इस प्रकार से टेबल बनेगी आपकी। ठीक है, बनाइए टेबल। उसके बाद में हम देखेंगे इसका थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट में क्या लिखा जाएगा, बना लिया हुआ ये। थर्ड पोस्टुलेट में आता है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षकों से धातु परमाणु के अधिक कक्षकों में आते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन पाता, लेने वाला इलेक्ट्रॉन पाता होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता भी कह सकते हैं। तो तीसरे पोस्टुलेट में ये आएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में या संक्रमण धातुओं के संकुलों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। तथा केंद्रीय धातु परमाणु या इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो उपसह संयोजक बंध के द्वारा अपने रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन पाता भी कहते हैं। ये रहेगा इसमें थर्ड पोस्टुलेट। सबसे इजी है, इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा। उसके बाद में आता है अपना फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर आएगा कि जो उपसह संयोजक यौगिकों का ये जो संकरण होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं धातु परमाणु लिगेंड से, तो इसमें जो संकरण होता है ना, इस संकरण में जैसे जैसे डी ऑर्बिटल का योगदान कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है धातु और लिगेंड के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। फोर्थ पोस्टुलेट अब अपना क्या रहेगा कि उपसह संयोजक यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में जो अतिव्यापन होता है, बॉन्ड बनता है, उसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और धातु इलेक्ट्रॉन है वो लेता है। तो इनकी दोनों के बीच में, धातु और लिगेंड के बीच में अतिव्यापन, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और बंध की सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होगी, बनने वाला कंपाउंड्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि उपसह संयोजक यौगिक बनते समय लिगेंड और धातु के बीच में अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा, बनने वाले उपसह संयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी ही अधिक रहेगी, तथा वो उपसह संयोजक यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। उसी के साथ साथ में आता है कि जैसे जैसे उपसह संयोजक यौगिकों के संकरण में डी कक्षक का योगदान बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जैसे जैसे डी कक्षक की मात्रा, डी कक्षक की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धातु और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उसकी सामर्थ्य वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो ये टेबल बना के आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देंगे। लिखना क्या, उससे पहले अपने को जैसे जैसे उपसह संयोजक यौगिकों के संकरण में डी ऑर्बिटल का योगदान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धातु और लिगेंड के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो
उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है sp3 संकर में, 2.0 बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसमें एक है 2.7 बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसमें D2sp3 दो डी कक्षक है, इसमें भी दो ही हैं, तो इसकी सेम रहेगी 2.9। तो ये टेबल बनाना ना, इसमें ये मत बनाना, केवल ये कोऑर्डिनेशन नंबर, संकरण और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे संकरण में डी ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन या योगदान बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो भी बढ़ता जाता है। वो ये 4 पोस्टुलेट थे, लास्ट पोस्टुलेट है 5वां, देखिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है धातु और लिगेंड के बीच में, ये हो इसकी प्रकृति या इसकी जो सामर्थ्य है वो भी तो सामान्य सह संयोजक बंध होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड उसी की तरह होता है ये बॉन्ड, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु के ऊपर +1 और लेने वाले के ऊपर माइनस चार्ज, ये जो +1 माइनस चार्ज आता है ना, इसको हम फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें 5वें पोस्टुलेट में क्या लिखा जाएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में जो उपसह संयोजक बंध बनता है, उसकी प्रकृति सामान्य सह संयोजक बंध के जैसी ही होती है, लेकिन इसमें लिगेंड और धातु पर क्रमशः +1 तथा -1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। ये थे आपके 5 पोस्टुलेट वीबीटी के। ठीक है, अब वीबीटी के जो पोस्टुलेट हैं उसके बाद में नेक्स्ट वीबीटी के द्वारा, वीबीटी ने यानी कि जो पोलिंग था उसने वीबीटी के द्वारा उपसह संयोजक यौगिकों के लिए जो 2 सिद्धांत दिए थे, एक तो रहेगा विद्युत उदासीनता का सिद्धांत और सेकंड रहेगा यहाँ पे पाई बॉन्डिंग थ्योरी या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। ये दोनों थ्योरी हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना कल का टॉपिक क्या रहेगा कि थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी उपसह संयोजक यौगिकों के लिए जो 2 सिद्धांत पोलिंग ने अपने इस वीबीटी की सहायता से दिए थे, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी थ्योरी, और सेकंड रहेगा अपना बैक बॉन्डिंग थ्योरी या पश्च बंधन का सिद्धांत। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।